चलिए बाबू, अब हम लोग आपको आगे बताते हैं। सब लोगों को गुड मॉर्निंग। इससे पहले क्लास में हम कहाँ तक बताए थे, जरा बताएंगे आप लोग? चलो क्लास में बबुआ लोग, जो लोग सूत रहे हो लोग उठ जाओ, अब उठ जाओ, सुबेरे हो गया, उठ जाओ। तो भंगवाइले रहता है जब कुछ सुता लगा सब उठो, तो आप कुंभकर्ण का रिश्तेदार है सब। इससे पहले हम लॉर्ड डलहौजी तक बता दिए थे, आज आपको उससे आगे बताना है। देखा जाए, हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने अपना दिया था। तार व्यवस्था, बिजली के माध्यम से संदेश भेजना, अर्थात तार व्यवस्था डलहौजी ने चालू किया। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी, जिसका काम सड़क, पुल, नदी, नहर, नाला बनाना है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट लॉर्ड डलहौजी ने किया। आधुनिक भारत का निर्माता डलहौजी को कहते हैं। इसी के समय पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में ट्रेन चलाई गई थी। इसने बहुत सारा सुधार का काम किया, लेकिन इसके समय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई। वुड डिस्पैच का नियम लागू हो गया, जो प्राथमिक, मध्य, उच्च तथा उच्चतर शिक्षा की बात करता था। इसके समय सबसे खतरनाक चीज क्या हुई? व्यापकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब कोई बहाना लगा के किसी का राज्य हड़प लो। आप बताइएगा, आंसर दीजिएगा, हम देखते हैं आप लोग को आंसर पता है कि नहीं। सिक्किम को किस आधार पर हड़प लिया गया था? लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम को किस आधार पर हड़प लिया? ठीक है, डॉक्टरों के साथ भेदभाव का आरोप लगा के, डॉक्टरों के साथ भेदभाव का आरोप लगा के सिक्किम को हड़प लिया गया था। आप बताइएगा, कुशासन का आरोप लगा के किसे हड़पा गया था? कुशासन का आरोप लगा के हड़पा गया था। ठीक है, वेरी गुड। कुशासन का आरोप लगा के हड़पा गया था आपके अवध को। अवध को व्यापकता का सिद्धांत यानी राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को हड़पा गया? सबसे पहले किसे हड़पा गया? सबसे पहले किसे हड़पा गया? सतारा को हड़पा गया था। लॉर्ड डलहौजी के बारे में देख लिए हैं लोग। इसके बाद आया पिटाने के लिए कैनिंग। 1857 की क्रांति हो गई। कैनिंग के तहत आपातकालीन राजधानी बनाया गया अवध को। विक्टोरिया का घोषणा, आपातकालीन राजधानी बनाया गया इलाहाबाद को। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा कैनिंग। कैनिंग को गवर्नर जनरल से हटा दिया गया, नया पद आ गया वायसराय का। तो ये सब चीज़ें तो कैनिंग के समय समझते हैं। कैनिंग के समय ही विभागीय प्रणाली आ गई थी, और ये जो धाराएं लगती हैं आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब बहुत सारा सुधार कैनिंग के समय हुआ था। कैनिंग तो पढ़ा दिए थे आपको। एल्गिन प्रथम, एल्गिन प्रथम के समय वहाबी आंदोलन का अंत हो गया। एल्गिन के समय वहाबी आंदोलन का अंत हो गया। मेयो का क्या हो गया? मोए मोए हो गया। पहला तो इसने जनगणना चालू किया 1872 में, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। इसी के समय जनगणना स्टार्ट हुई, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाया। जनगणना कंप्लीट नहीं हो पाया था इसके समय। और इसी के समय अजमेर में एक कॉलेज भी है, मोए कॉलेज, मेयो कॉलेज है। अजमेर में जाएंगे तो मेयो कॉलेज है, मिलिट्री का है, वहाँ पे मेयो कॉलेज है। और इस जब अफगानिस्तान में, सॉरी अंडमान में गया था सेना का निरीक्षण करने, तो इसको एक अफगान सैनिक ने मार दिया, हत्या कर दिया। और अंडमान निकोबार में मेयो का मोए मोए हो गया। मेयो का क्या हो गया? मोए मोए हो गया। ठीक है, मेयो तो बता दिए थे। अब इसके बाद लीटन आएगा और रीपन आएगा। दोनों एक ही जैसे नाम के, लेकिन दोनों एक दूसरे के उल्टा। नाम एक जैसा लेकिन काम एकदम उल्टा। और यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। नॉर्थ ब्रुक जो था, इसके समय 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया था, जिसके तहत अंतर्राज्यीय विवाह को क्या कर दिया गया था? मान्यता दिया गया था। हालांकि इसमें उतना क्वेश्चन पूछता नहीं है। लीटन को देखिए, ये ससुरा बहुत कमीना खचरा था यहाँ पे। ये लिटना जो था एकदम पिटाने वाला काम किया था। सर आपकी साउंड अच्छी नहीं है, तुमको जिससे बतियाने की आदत है, सुरीली आवाज सुनने की आदत है, तो हमारी आवाज अच्छी लगेगी? बताओ, सुनो, इसी से काम चलाओ। देखते हैं हम लोग ध्यान से। देखिए बाबू, लिटन जो था, लिटन ये जो था ये बहुत खचरा था। इसने क्या किया, कहा कि अगर कोई भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा देना चाहता है, सिविल सेवा की परीक्षा देना चाहता है, यानी यूपीएससी टाइप की जॉब जो थी उस समय, इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस अगर देना चाहता है, तो उसकी आयु घटा के, पहले था कि 21 साल तक ही आपको चांस दिया जाएगा, कहा कि नहीं 19 साल में यूपीएससी निकालना है तो निकाल लो, नहीं तो जाओ। आज ससुरन से 30 साल की उम्र में नहीं निकल रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 30 साल की उम्र में नहीं निकल रहा है। और इसने क्या कहा था, लिटना कहा कि 19 साल की एज में निकालना है तो निकाल लो, जबकि 21 साल एज था, मैक्सिमम एज 21 था, उसे घटा के कितना कर दिया? 19 साल। सोचिए 19 साल के एज में आप ग्रेजुएशन फाइनल करके जस्ट पीजी में गए होते हैं, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होते हैं, या जस्ट पीजी में एंट्री मारे होते हैं, और इसने कह दिया यूपीएससी निकालना है तो निकाल लो। इतना खचरा था ये लिटना। इसने कहा कि कोई भी भारतीयों को अगर हथियार रखना है तो उसके लिए आर्म्स लाइसेंस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? आर्म्स लाइसेंस। क्या बनाना? लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसे हथियार नहीं रख सकते हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम के पास जाइएगा, आवेदन दीजिएगा, तो आपको वो लाइसेंस देगा, तभी हथियार रख सकते हैं। आप इसमें कहिएगा कि सर इसमें गलत क्या है?
लाइसेंस लेके हथियार रख सकते हैं, लेकिन डीएम को लाइसेंस बनाने से ही मना कर दिया। कहा कि आपके पास जितना भी आएगा आर्म्स लाइसेंस बनाने के लिए, आप आर्म्स एक्ट के तहत लाइसेंस बनाइएगा ही नहीं, आर्म्स एक्ट के तहत लाइसेंस बनाइएगा ही नहीं। एक काम कीजिएगा, साल में किसी एक आदमी को दे दीजिएगा जो सबसे शरीफ हो, ताकि हम ये कह सकें यहाँ पे। तो इसने आर्म्स एक्ट लाया। आज भी आर्म्स एक्ट है भारत में, आप हथियार रखना चाहेंगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। हम लोग को भी अगर ले रखेंगे तो लेना पड़ेगा। डीएम बनाता ही नहीं है, आर्म्स एक्ट बनाता ही नहीं है, समझ आगे कि नहीं हथियार, ताकि यहाँ पे भारतीयों को कंट्रोल किया जा सके। अब इसके बाद आता है आपका वर्नाक्यूलर एक्ट। वर्नाक्यूलर एक्ट, आपको पता है वर्नाक्यूलर एक्ट किस चीज पे लाया गया था? प्रेस पे लाया गया था। किस पे लाया गया था? प्रेस में था। जो भारतीय भाषा में अखबार छापेंगे, किस भाषा में? भारतीय भाषा में अखबार छापेंगे, उन्हीं के ऊपर ये वर्नाक्यूलर एक्ट था कि आपको छापने से पहले दिखाना पड़ेगा, छापने से पहले दिखाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये तीन काम ससुरा किया और तीनों का तीनों खचरई वाला किया था। लिटन के समय एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं साहित्यकार था, साहित्य के क्षेत्र में इसे ओवेन मेरिथिट के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन इसने कोई काम अच्छा नहीं किया, कोई काम अच्छा नहीं किया था। इसके समय एक स्ट्रेची के अध्यक्षता में, रिचर्ड स्ट्रेची के अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। तो लिटन ने जो वर्नाक्यूलर एक्ट लाया था, इसे कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय प्रेस का गला घोटने वाला अधिनियम। जबकि आप याद कीजिए, आपको एक वायसराय पढ़ाए थे, गवर्नर जनरल पढ़ाए हैं, जिसने प्रेस को पूरी तरह सेंसर से मुक्त कर दिया था। उसका नाम बताइए जिसने भारतीय प्रेस को मुक्ति दे दिया था, पूरी तरह से प्रेस स्वतंत्र कर दिया था भारतीय प्रेस को। आप बताइए उसका नाम। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता रिपन रे बकलोलवा, चार्ल्स मिटकाफ, चार्ल्स मिटकाफ बकलोलवा, चार्ल्स मिटकाफ। लिटना थोड़ी था, रिपन भी नहीं था, चार्ल्स मिटकाफ ने किया था, चार्ल्स मिटकाफ। रिपन ने तो बस इस नियम को गलत किया, खत्म किया था। लिटन जो था वर्नाक्यूलर एक्ट लाया था, इस एक्ट को खत्म कर दिया था रिपन। इसके बाद आएगा रिपन। तो रिपन ने कोई अच्छा काम थोड़ी किया कि कहेंगे कि मुक्तिदाता किया था। ये बोझा ला दिया, रिपन आके बोझा हटा दिया। चार्ल्स मिटकाफ ने ही पूरी तरह से भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मिटकाफ को कहा जाता है, चार्ल्स मिटकाफ को कहा जाता है। जो मच्छर बीचों मत घुसो, तुमको क्लास करना है तो जाके उधर बैठ के क्लास करो, जाओ, इधर चलाता है। आगे बढ़ते हैं। मच्छरों आजकल हिस्ट्री का क्लास कर रहा है, इसको कह रहे हैं जाओ बिना एडमिशन है उधर बैठ के सामने पढ़ लो। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हम लोग लिटन देख लिए, लिटना खचरा था, लिटना खचरा था। लिटन के बाद आया रिपन, लिटन के बाद आया लिटन, रिपन। रिपन अच्छा आदमी था। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद कौन आएगा बाबू? रिपन। कौन आएगा? रिपन। रिपन अच्छा आदमी था, रिपन अच्छा आदमी था। लिटन ने जो जो गलतियां किया था उसे रिपन ने सुधार दिया। लिटन ने जो जो गलतियां किया था उसे रिपन ने क्या कर दिया? सुधार दिया। रिपन ने सुधार दिया। क्या सुधारा? कि सिविल सेवा की आयु 19 जो बढ़ा दिया था उसे वापस 21 कर दिया। आर्म्स एक्ट जो लाया था हथियार रखने के लिए, आर्म्स एक्ट को खत्म कर दिया। वर्नाक्यूलर एक्ट जो लाया था, वर्नाक्यूलर एक्ट जो लाया था, वर्नाक्यूलर एक्ट, इसे भी खत्म कर दिया। इसका मतलब लिटन ने जितनी भी गलतियां किया थी, लिटन ने जितनी भी गलतियां किया था, उन सभी को सुधारने का काम किसने किया था? उन सभी को सुधारने का काम लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड रिपन ने, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लॉर्ड रिपन ने किया था। अरे मेरा आवाज खराब है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। अब रिपन द्वारा किए गए कार्यों को देखते हैं। ये तो बस लिटन की गलतियों को सुधारा, ये कोई बहुत बड़ा कार्य तो है नहीं, ये कोई बहुत बड़ा कार्य तो है नहीं, ये बस लिटन की गलती को आपने सुधार दिया, इससे कोई। अब इसके द्वारा किया गया व्यक्तिगत डिसीजन जो इसने लिया था, तो एक तो समझ में आ गया, वर्नाक्यूलर एक लिटन लाया, रिपन ने खत्म कर दिया। आर्म्स एक्ट लिटन लाया, रिपन ने खत्म कर दिया। सिविल सेवा की आयु 21 से घटा के 19 कर दिया लिटन, वापस इसने 19 से बढ़ा के 21 कर दिया। अब इसके द्वारा किए गए कार्यों को समझते हैं। देखिए रिपन जो था एक धार्मिक व्यक्ति था, इसे भगवान से बहुत डर लगता था। समझ में आ गया? इसको भगवान से बहुत डर लगता था। किसे? रिपन को। और ये जो लिटना था, लिटना तो कहता था कि कभी कभी लगता है मैं ही भगवान हूं। लिटना जो था वो कहता था कभी कभी तो लगता है मैं ही भगवान हूं। लेकिन रिपन को भगवान से बहुत डर लगता था। इसने कई अच्छे काम किए थे, इसीलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो इटली की रहने वाली थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने
लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा है, भारत की भलाई करने वाला कहा है। इन्होंने क्या क्या काम किया तो याद करो बाबू, पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय आया था। पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय आया था 1881 में। पहला कारखाना अधिनियम रिपन के समय आया 81 में। आपको याद कीजिए, उसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बात की गई थी और सप्ताह में एक दिन छुट्टी की भी बात कही गई थी। तो पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय आया था। दूसरा, 1881 में इसने पूरे भारत का कंप्लीट जनगणना कराया। तो कंप्लीट जनगणना कराने वाला भी लॉर्ड रिपन ही थे। कंप्लीट जनगणना कराने वाले लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन, पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन ने एक बहुत बेहतरीन काम किया। कहा कि अंग्रेज जो भारत में रहते थे, अंग्रेज जो भारत में रहते थे, बहुत कमीने थे, चुट्टे सब, किसी को पकड़ के पीट देते थे, कहीं भी जाते थे किसी जगह पे महिलाओं का रेप कर देते थे, कोई उनको बोलने वाला नहीं था। जिस वजह से भारत के समाज में एकदम एक त्राहिमाम आ गई थी। यहाँ पर कोई भी लोग जो रहते थे वो महिलाओं को जल्दी, मतलब अंग्रेजों के डर से, कोई भी लड़की वगैरह रहती थी उसको 12-13 साल के अंदर ब्याह शादी करके उसके घर भेज देते थे लोग। तो रिपन इस चीज को देखा तो उसने एक नियम लगा दिया, इल्बर्ट बिल। लॉर्ड इल्बर्ट के नेतृत्व में उसने एक आयोग बनाया और कहा कि अंग्रेज जो गलती कर रहे हैं, इसको तो बहुत गलत बात है। तो लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल को पास कर दिया। इल्बर्ट बिल में कहा गया था कि जज जो है वो भारतीय भी हो सकता है, जज जो है वो अंग्रेज भी हो सकता है। अंग्रेज जज किसी को सजा सुना सकता है, चाहे वो भारतीय हो या फिर अंग्रेज हो। उसी प्रकार भारतीय जज भी किसी को सजा सुना सकते हैं, अंग्रेजों को भी सजा सुना सकते हैं। तो इल्बर्ट बिल जब आया तो कहा गया कि भारतीय जज भी अंग्रेजों को सजा सुना सकते हैं। तो भारत वाले बहुत खुश हुए कि भारतीय जज रहेगा तो भारतीय जज अंग्रेजों की इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन मुट्ठी भर उस समय जो अंग्रेज बड़े पद पर बैठे थे, उन सभी ने इल्बर्ट बिल का विरोध कर दिया और कहा कि लॉर्ड रिपन भारत का पक्ष ले रहे हैं। और इस काम के बाद लॉर्ड रिपन को पीछे हटना पड़ा और पारित हुआ इल्बर्ट बिल को लॉर्ड रिपन को दबाव में वापस करना पड़ा। इस दबाव को गोरे लोगों का विद्रोह या श्वेत विद्रोह या व्हाइट रिवोल्ट कहते हैं, श्वेत विद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत विद्रोह कहा जाता है। अब आप सोचिए इल्बर्ट बिल कितना बेहतर था, इल्बर्ट बिल कितना बेहतर था कि आपको जब न्यायपालिका पे भरोसा है तो जज तो कोई भी हो सकता है। लेकिन अंग्रेज जो थे ये बहुत कम न्याय करते हैं। सब सोचिए, ये न्याय करते ही नहीं है अंग्रेज। सब समझ में आ गया कि नहीं? आज अंग्रेजों से पूछिए, इनको कुछ नहीं, एक बार पूछिए ना कि जलियांवाला बाग में इतनी बड़ी जान ले लिया, कोई दिक्कत है? इतिहास की घटना है। और कहिए यूक्रेन में रूस मार रहा है तो गलत कर रहा है, काहे मारता है तो वो भी तो धो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग को भी कोई दिक्कत नहीं है, लगे रहो रूस, लगा है रूस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इल्बर्ट बिल समझ में आ गया। तो रिपन के द्वारा किए गए कार्यों को, एक तो लिटन की गलतियों को सुधारा, पूर्ण रूप से जनगणना किया। प्रथम कारखाना अधिनियम आया लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा आयोग का गठन किया गया? हंटर आयोग का गठन किया गया था रिपन के काल में। इल्बर्ट बिल किसके समय आया? लॉर्ड रिपन के काल में। लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था। अंग्रेजों ने इसका क्या कर दिया था? विरोध किया था। अंग्रेजों ने विरोध किया था। बताइए, तो शिक्षा के लिए हंटर आयोग का गठन लॉर्ड रिपन, प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन, कंप्लीट जनगणना लॉर्ड रिपन, लिटन की गलतियों को सुधारा रिपन। बताइए, भारत का उद्धारक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसने कहा कि गांव के लोगों को अपना मुखिया चुनना चाहिए, अर्थात स्थानीय लोग अपना स्वशासन खुद करें। तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की छूट दे दी। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की छूट दे दिया था। तो बताइए, भारत में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने वाला गवर्नर जनरल या वायसराय का नाम? आगे बढ़े। रिपन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहाँ की रहने वाली थी? इटली। इन्हें लेडी विद द लैंप कहा जाता था। ये हमेशा अपने हाथ में रात के समय एक लैंप ली रहती थी और सैनिकों की सेवा करती थी। वे सैनिक जो क्रीमिया युद्ध में घायल हो गए थे, उन सैनिकों की बहुत ज्यादा सेवा करती थी, उन सैनिकों की बहुत ज्यादा सेवा करती थी। तो लॉर्ड लिटना, रिपना याद रहेगा। रिपन, रिपन को रिपन जी बोलिए, रिपन महाराज। और लिटन को लिटना, लिटना था वो, लिटना। लिटना खचरा था, रिपन अच्छा था। समझ में आ गया कि नहीं गया? रिपन अच्छा था। सर रिपन काला था क्या जो इतना अच्छा था? हो सकता है, आपका 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 अनुमान गलत नहीं होगा। वही हम भी कहें कि इतना अच्छा आदमी, हो सकता है रिपन काला हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देवताओं वाले लक्षण कैसे आ सकते हैं? हमको भी यहां तक लगता है आपका अनुमान, मेरे कितना विवेक आ गया आप लोगों के अंदर, तुरंत अनुमान लगा दिए कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसका क्रम कैसा होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एकदम, आगे बढ़ते हैं। अब पहली बार काला बच्चों को अधिकार मिला है।
अब देखते हैं डफरिन, पूरा डफर था, डफरिन, डफरिन था, डफरिन, लॉर्ड डफरिन। डफरिन जो था सर लिटन को पीटना चाहिए, उस समय मर्दों की बहुत कमी थी। देख रहे हैं नाथूराम गोडसे को, 80 साल के बुढ़वा को मार दिया, अब बेटना को नहीं मारा, माउंट बेटन को मार देता था काम खत्म हो जाता, लेकिन बेचारा नाथूराम गोडसे गलत सुपारी ले लिया। उस समय फोटो क्लियर नहीं था, देखा माना जीना को मार दिया नेहरू, इनको गांधी जी को। आगे बढ़ते हैं, डफर, डफरिन जो था, डफरिन, इसके समय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। तो डफरिन के समय किसकी स्थापना हुआ? कांग्रेस की स्थापना हुआ। और देखते देखते कांग्रेस पावरफुल हो गई। इसको लगा रही कांग्रेस मतलब क्या चीज है। एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो स्कॉटलैंड के थे, उनसे कहा कि आप एक संगठन बना दीजिए ताकि भारत के लोग अपना दुख सुख सब उसी के पास जाके कहें। अंग्रेजों ने यही किया है, यूएनओ की स्थापना कर दिया है कि दुनिया में किसी को दिक्कत होगा ना, जापान हो जाए, श्रीलंका हो जाए, भारत हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, फिलिस्तीन हो जाए, सबको कोई दिक्कत होगा ना तो आप आके यूएनओ में कहिएगा। और यूएनओ में अमेरिका का दबदबा है, इसलिए बेचारा अब फिलिस्तीन वाला गया सब यूएनओ में कि हमारा बड़ी मार रहा है सब, तो अमेरिका ने कहा कि और मारो इन लोग को। समझ में आ गया नहीं गया? वही हाल यहाँ भी किया था, कहा था कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस मजबूत हो गया, धीरे धीरे कांग्रेस मजबूत हो गया। तो डफरिन ने कमेंट किया था कि कांग्रेस है क्या? मुट्ठी भर लोगों का एक संगठन है। कांग्रेस क्या है? तो मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। अरे इसी कांग्रेस से निकले सरदार पटेल, इसी कांग्रेस में थे जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसी कांग्रेस में भारत जनगण मन गाया गया, इसी कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया, इसी कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसी कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो यही कांग्रेस था जिसने भारत को एक संगठनात्मक शक्ति दिया, संगठन बनाने की जिम्मेदारी सौंप दिया था। समझ में आ गया? तो कांग्रेस की स्थापना किसके समय? डफर के समय, डफरिन के समय। कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का एक संगठन है। लेंस डाउन, इसके समय भारत का क्षेत्रफल और डाउन हो गया और अफगानिस्तान अलग हो गया। लेंस डाउन के समय भारत का क्षेत्रफल और डाउन हो गया और अफगानिस्तान अलग हो गया। लेंस डाउन हो गया। सर कांग्रेस अभी बहुत बड़ी पार्टी है, अभी कांग्रेस के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अभी कांग्रेस में भारत में दो बड़ी पार्टियां हैं, तो इन दोनों का संगठनात्मक रूप अलग अलग है। भारत में एक बड़ी पार्टी बीजेपी हो जाती है, इधर कांग्रेस हो जाती है। दोनों में संगठनात्मक देखेंगे तो बीजेपी के जो मेन बड़े लीडर हैं वो बड़ा संगठनात्मक रूप से संगठित हैं, उनके नीचे वाले लोग थोड़ा सा नॉर्मल हैं। कांग्रेस में उल्टा देखेंगे, नीचे वाले ज़्यादा मेहनत करते हैं, ऊपर वाले नॉर्मल हैं। तो सबका अपना अपना होता है। सर आप किसको वोट देते हैं? कफन छाप, कफन छाप, कफन छाप। चलिए क्या हो गया जी? लेंस डाउन समझ में आ गया? आवाज खत्म हो गया क्या? चलिए आगे देखते हैं। लेंस डाउन के समय भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण हो गया था, और इसी के समय भारत में क्या हुआ था, डूरंड लाइन खींच के भारत का क्षेत्रफल को कम कर दिया गया। तो समझिए डाउन से, लेंस डाउन, लेंस डाउन, लेंस डाउन, तो क्या चीज डाउन हुआ? भारत का क्षेत्रफल डाउन हुआ। लेंस डाउन के समय। आगे बढ़े, आप में से कितने लोग बता सकते हैं एल्गिन प्रथम ने क्या किया था? कितने लोग बता सकते? एल्गिन द्वितीय ने कहा कि भारत को तलवारों के दम पे रखेंगे, भारत को तलवारों के दम पे जीते हैं और तलवारों के दम पे ही इसे रखेंगे। ये तो एल्गिन द्वितीय का है। एल्गिन प्रथम ने क्या किया था? हंटर आयो गधा कहीं का, तो रिपन के समय आया था। एल्गिन प्रथम बताओ। वहाबी आंदोलन का अंत। वेरी गुड। लाइव वाले सब बच्चे बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफलाइन वाले सब मेहरा गया है, सब बार बार समझा रहे हैं मेहराओ मत, तो तुम मेहरा गया है। वहाबी आंदोलन का अंत एल्गिन प्रथम, वहाबी आंदोलन का अंत एल्गिन प्रथम। और वह एल्गिन द्वितीय ने कहा कि भारत को तलवारों के दम पर जीता गया है और तलवारों के दम पे ही इसे अपने अधीन रखेंगे। तलवारों के दम पे जीता गया है और तलवारों के दम पे ही इसे अपने अधीन रखेंगे। वहाबी आंदोलन का करजन, आप बताइए करजनवा के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन की तुलना औरंगजेब से किया था। इसने बंगाल विभाजन कर दिया, याद कीजिए। करजनवे था जिसने क्या किया था? बंगाल विभाजन किया था। वो करजनवा था जिसने बंगाल विभाजन किया था। एक और हिंदुओं को ज्यादा रखा, एक और मुसलमानों को ज्यादा रखा। करजन की तुलना
करजन की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले ने औरंगजेब से किया था। करजन के समय बहुत सारे आयोग का स्थापना किया गया। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई, पुलिस आयोग की स्थापना हुई, पुरातत्व आयोग की स्थापना हुई, और बहुत सा अकाल आयोग की स्थापना हुई। इसके समय इतने ना आयोग बने, इतने ना आयोग बने, इतना ना आयोग बना इसके समय, इतना ना आयोग बना, इतना ना आयोग बना, इतना ना आयोग बना, इतना ना आयोग बना इसके समय, इतना आयोग बना इसके समय, कितना आयोग बना, इतना आयोग बना कि इसको आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयोगों का कार्यकाल कहा जाएगा। आयोगों का कार्यकाल किसे कहा जाएगा? करजन को। किसे? करजनवा। बंगाल विभाजन औरंगजेब की तुलना गोखले ने किया था इसे। आगे बढ़े। चलिए, एकदम है। इतना ना आयोग, कितना आयोग बनाया था? इतना, खूब इतना आयोग बना दिया था। तो आयोगों का कार्यकाल किसे कहते हैं? करजन को। विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग करजन के समय, करजन के समय। अकाल आयोग करजन के समय। सिंचाई आयोग करजन के समय। कोई आयोग का स्थापना पूछेगा, करजन के समय। बकलोल आयोग की स्थापना, बकलोल आयोग की स्थापना किसके समय किया गया ताकि बकलोलों का सुधार हो सके? बकलोल आयोग की स्थापना हुई किसके समय? कुछ बता सकते हैं आप लोग? नहीं बता पाएंगे? बकलोल आयोग के स्थापना, बकलोल आयोग का गठन हम करेंगे ताकि हम आप बकलोलों का उत्थान कैसे हो ये बता सके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे छाटल पूरे इंडिया का हमारे पास एकदम 24 कैरेट का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, उसमें हमारी जिम्मेदारी है कैसे सुधारा जाएगा। सर, हम काला लड़का बनना चाहते हैं, काला लड़का कैसे बनेंगे? काला लड़का बनने के लिए तो ये तो अब आपको ईश्वर से संपर्क करना पड़ेगा कि आपको देवताओं की श्रेणी में वो डालेगा तभी तो। काला लड़का बनना वो तो ईश्वरीय शक्ति है। वो आप देवताओं की श्रेणी में जाना चाहते हैं तो वो तो डिपेंड करेगा आपको ऊपर वाला बनाया है कि नहीं बनाया है। ये छोटा मोटा थोड़ी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए देखिएगा, किसी को भी ना गोरा करने का बताता है, कोई भी क्रीम गोरा करने के लिए बताता है, कोई क्रीम काला करने के लिए बताता नहीं, क्योंकि देवताओं की श्रेणी में भेजने के लिए किसी के पास शक्ति नहीं। तो आप अगर काला बनना चाहते हैं तो अब बहुत कठिन काम है ये, देवताओं की श्रेणी में ऐसे थोड़ी चल जाएंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस सुधार आयोग वगैरह वगैरह हम बता दिए थे आपको। करजन के समय क्या हुआ था? इमारत इत्यादि के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया था। इसी के समय बंगाल विभाजन हो गया था। इसी की अध्यक्षता में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। इसके समय कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया गया। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया। इसी के समय कलकत्ता में क्या बनाया गया? विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया। विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया। हाँ, आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? जिन गेहूं का कटिया कर लो बाबू, एक और से करिया हो जाओगे। गेहूं का कटिया करके खूब बढ़िया से जाओ, 1 महीना में करिया हो जाओगे एक साइड से। बंगाल विभाजन करजन ने किया था। बंगाल विभाजन करजन ने किया। करजन पक्का काला नहीं होगा। हाँ, करजन तो काला नहीं होगा। देवताओं का लक्षण इसमें नहीं दिख रहा है। देवताओं का लक्षण इसके पास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देवताओं का लक्षण इसके पास नहीं है। मिंटो को देखते हैं। मिंटो को किसे देखते हैं? मिंटो। करजन के बाद कौन आया? मिंटो। करजन के बाद कौन आया? मिंटो। करजन के बाद मिंटो। चलिए, तो थोड़ा सा पहले हम आपसे रिवीजन करते हैं। आप करजन को याद कीजिए, एल्गिन द्वितीय को देखिए, लांसडाउन डफरिन देखिए, रिपन देखिए, लीटन। लीटन से पहले आपको मेयो मेयो, हम आपको यहाँ मेयो से पूछेंगे। ध्यान से देखिए, एल्गिन प्रथम से हम आपसे पूछेंगे। एल्गिन प्रथम से लेके करजनवा तक पूछेंगे। एल्गिन प्रथम से लेके करजन तक पूछेंगे। फटाफट रिवीजन करिए। एल्गिन प्रथम से लेके करजन तक पूछेंगे हम। 2 मिनट समय देते हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र पीसीएस का बैच लाइए सर, 1 लाख फीस दे रहा है लोग। बाबू अभी हम लोग इस मंथ के लास्ट में इलाहाबाद आ रहे हैं। इलाहाबाद वाले का फर्स्ट बैच भर गया है। इलाहाबाद में जो भी बच्चे हैं वो सेकेंड बैच में ही जा सकते हैं। फर्स्ट बैच भर गया है। फर्स्ट बैच भर गया है। हम इलाहाबाद आ रहे हैं इस मंथ के लास्ट में। आई एम कमिंग टू प्रयागराज।
सर आप पानी बहुत पीते हैं, चलो भाई रख देते हैं हम, इतनी सा तो पानी ही लिए थे, रख देते हैं, जाओ नहीं पियेंगे पानी। चलो बाबू अब हम देखते हैं, फटाफट याद करो, 2 मिनट और देते हैं, 2 मिनट और, रिवीजन जरूरी है। हम ऐसे हिलते डुलते रहते हैं, नहीं तो कोनो कहेगा रिकॉर्डेड है क्या, हम ऐसे हिलते डुलते रह रहे हैं, ठीक है। देखो हिल डुल रहे हैं मतलब अभी हम जिंदा हैं, मतलब लाइव है, हिल डुल रहे हैं इसे मतलब हम अभी जिंदा हैं, लाइव है, समझ में आ गया। इलाहाबाद से हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, इलाहाबाद आएंगे तो आप आइएगा सिविल लाइन में, इलाहाबाद यूपीएससी के ऑफिस के पास ही अपना अपना यूपीपीसीएस के ऑफिस के सामने अपना ऑफिस है। जो इलाहाबाद के हैं, इलाहाबाद में मिलना चाहते हैं तो इलाहाबाद में आएंगे आप लोग। सर आप राजस्थान कब आएंगे, देखो बस ऐसे हम लोग राजस्थान के लिए प्लान कर रहे हैं, लेकिन प्लान करने से पहले ही वहां पे सारे लोगों ने 50% कर दिया, सारे लोगों ने वहां पे अपनी फीस में 50% का डिस्काउंट दे दिया, ये तो है, ये डर जरूरी भी है। बस इतना पता हो गया कि खान सर आ रहे हैं जयपुर में, सारी कोचिंग की फीस आधी हो गई। चलिए याद हो गया, अब आपसे पूछते हैं, आपसे पूछते हैं, डफरिनवा हो गया, करजनवा हो गया, बताओ बाबू, अंडमान निकोबार में किस वायसराय की हत्या कर दी गई थी, अंडमान निकोबार में किस वायसराय की हत्या की गई, वहाबी आंदोलन किसके समय अंत हो गया, वहाबी आंदोलन का अंत किसके समय हुआ था, ठीक है, अंडमान में मयो की हत्या किया गया था, और वहाबी आंदोलन का अंत एल्गिन प्रथम के समय हुआ था। भारत को तलवारों के दम पर जीता है किसने बोला था, भारत को तलवारों के दम पर जीता है किसने बोला था, तलवारों के दम पर जीता एल्गिन द्वितीय ने बोला था, एल्गिन द्वितीय ने बोला था। अफगानिस्तान भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा खींची गई, डूरंड रेखा खींची गई किसके समय, लेंस डाउन के समय, लेंस डाउन की तरह। कांग्रेस की स्थापना या कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का संगठन कहने वाला, कांग्रेस की स्थापना कब हुई या कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का संगठन कहने वाला, कांग्रेस की स्थापना कब हुई या कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का संगठन कहने वाला, डफरिन, डफरिन था, डफरिन। वर्नाक्यूलर एक्ट लाया था लिटन ने, वर्नाक्यूलर एक्ट को समाप्त कर दिया, वर्नाक्यूलर एक्ट को समाप्त कर दिया, वर्नाक्यूलर एक्ट को समाप्त कर दिया रिपन ने। इल्बर्ट बिल किसके समय आया, इल्बर्ट बिल किसके समय आया था, रिपन के समय आया था। प्रथम कारखाना अधिनियम और हंटर आयोग का स्थापना भी रिपन के समय हुआ था। बताइए तो ध्यान से, आयोगों का कार्यकाल किसे कहा जाता है, आयोगों का कार्यकाल किसे कहा जाता है, कर्जन, इसकी तुलना औरंगजेब से किया गया था। चलिए कर्जन के बाद हम देखते हैं मिंटो द्वितीय, मिंटो द्वितीय, इसके समय 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान ने किया था। इस मिंटो द्वितीय ने के समय वायसराय जो थे, जो मिंटो तो वायसराय था, इसका सचिव का नाम था मार्ले, इन दोनों ने मिलकर मार्ले मिंटो सुधार किया था और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया था। मुसलमानों को क्या कहते हैं, पृथक निर्वाचन दे दिया था। यही कारण है कि राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो द्वितीय को पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है और सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। मिंटो द्वितीय को ही पाकिस्तान का, मिंटो को, लॉर्ड मिंटो, मिंटो ने ही मुस्लिम लीग की स्थापना किया, मिंटो ने ही मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया, वही अलग निर्वाचन क्षेत्र आगे जाकर पाकिस्तान बन गया। इसी कारण राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जनक कहा है मिंटो द्वितीय को, जिन्ना को नहीं, मिंटो द्वितीय को, जिन्ना को नहीं, मिंटो द्वितीय को, जिन्ना को नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान ने किसकी स्थापना कर दिया था, आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान ने
आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान ने किसकी स्थापना किया? तो आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान ने स्थापना किया मुस्लिम लीग की 1906 ढाका में, और इसके लिए पूरी व्यवस्था किया था मिंटो द्वितीय ने। मिंटो ने सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना किया, फिर 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया, जो आगे जाके एक पाकिस्तान बना। और यही कारण है कि भारत में सांप्रदायिकता, जो यहाँ पे आपका कम्युनिज्म, ये हो गया कम्युनिज्म नहीं, कम्युनल जो हार्मोनी खराब कर दिया, हिंदू मुसलमान करके रख दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो, हिंदू मुसलमान कर्जन के समय हुआ, आज के समय में भी नहीं, ये दोनों अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों अपने आप को पता नहीं क्या समझते। इन दोनों को ना कहना चाहिए कि चलो एक काम करते हैं, तुम भी अपने मस्जिद से लंगर चलाओ, जितनी भी मस्जिद है उसमें लंगर व्यवस्था रखते हैं कि कोई भी गरीब चाहे किसी भी जाति मजहब का होगा, हाथ पैर धोएगा, आके खाना खा लेगा। और मंदिर में भी करते हैं कि तुम भी अपने मंदिर में जहां भी है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, ये नहीं कि कोनो एक राज्य में एगो मंदिर में खाना खिला रहा है, एगो मस्जिद में खाना नहीं। इन दोनों को कहना चाहिए कि लो, अब कौन कितना गरीबों की सेवा कर देता है, टक्कर लो तो गुरुद्वारा से, देखते हैं कितना दम है, सब जना समझ में आ जाएगा, सब जना को समझ में आ जाएगा। खाली तू दूर लड़ाना है, हम बढ़िया हम बढ़िया। सिखों को देखो, अगर गरीब भूखमरी दूर करना है तो अगर हर गांव में गुरुद्वारा खुल जाएगा, उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए भूखमरी मर जाएगा। आप चाहे जिस जाति मजहब के हैं, पैर धो के, हाथ पैर धोइए, आराम से श्रद्धा से बैठिए, गुरुद्वारा में खाना खा लीजिए। तो ये दोनों जिस दिन करने लगेंगे, हिंदू और मुसलमान, क्योंकि इनकी पहुंच पूरे गाँव गाँव है, गाँव गाँव के कोना कोना में ना एक एक मंदिर या मस्जिद जरूर मिलेगा। इन सबको कह दीजिए कि भैया आपको लड़ना है, बराबरी दिखाना है, श्रेष्ठता दिखानी है, तो चलो हम सब इसमें करते हैं। यहाँ पे कुछ मस्जिद, कुछ मंदिर, कुछ जगहों पे खिलाए जाते हैं, लेकिन सब जगह पे नहीं, सब जगह पे नहीं, सब जगह पे नहीं। तो ये नियम लगाना चाहिए, कहना चाहिए देखते हैं कौन, जो जीता वही सर्वश्रेष्ठ, जो जीता वही सर्वश्रेष्ठ। नहीं समझ में आ गया? खाली बात करने के लिए है लोग यहाँ पे। आप बताओ मित्रों, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और जो इसमें जीत गया वो सर्वश्रेष्ठ। पैसा लेके खाना खिलाएंगे? अरे गुरुद्वारा में पैसा लेके खाना खिलाया जाता है? गुरुद्वारा में पैसा लेके थोड़े खाना खिलाया जाता है। कौन कभी कभी आज तक सिखों को देखे हो कि हमारा पैसा दे दीजिए, गुरुद्वारा में खाना खिलाना है, हमारा पैसा दे दीजिए, हमारा गुरुद्वारा पेंट कराना है? नहीं, वो अपने पैर पे खड़े हैं, भीख के दम पे नहीं खड़े हैं। वो बहुत स्वाभिमानी होते हैं। आप लोग को तो पता नहीं उतना अनुभव है कि नहीं, हमारे बहुत सारे सिख भाई मित्र हैं हमारे। हम जब गुरुद्वारा जाते हैं ना, आप मेरी बात छोड़ो, कभी आप अपने मन से गुरुद्वारा जाइएगा, आप अपने मन से गुरुद्वारा जाइएगा, और जहां खाना बन रहा होगा, लंगर, या जहां खाना परोसा जा रहा होगा, आप वहां 2 मिनट खड़े होइएगा। आप चाहे जितने बड़े इंसान हैं, आपको लगेगा कि हम एक साधारण व्यक्ति हैं, हमें भी हेल्प करना चाहिए, हमें भी खाना बनाना चाहिए, हमें भी किसी को परोसना चाहिए। वहां घमंड की फील ही नहीं आएगी वहां पर। तो कभी कभी जब मन करे तो आप जरूर जाइएगा गुरुद्वारा में। हम तो जाते रहते हैं, जब कभी अब कभी हमला तो उतना बनाने आता नहीं है, खाना बनाए, पता चला खाना बनाएंगे तो सब लोग बोल बोल करेंगे कोना से आज खाना बनवाए थे लोग जी, बिना मतलब का बना के चल गया। तो थोड़ा बहुत जो भी वर्क हो सकता है, लकड़ी लगा दो, कुछ उठा दो, परोस दो किसी को यही सब काम आदमी से जो बन सकता है, ऐसा ना हो काम करे जाए बिगाड़ के चलाए, तो जो बन सकता है वो आदमी वहां भी कर देता है। तो आप लोग जरूर कभी टाइम मिलेगा तो जाइएगा। पटना में तो बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, गाय घाट के पास, पटना साहिब में, वहां पे। और जो यहाँ दिल्ली में रहते हैं वो बंगला साहिब गुरुद्वारा जा सकते हैं, या फिर आपका मन हो तो आप जा सकते हैं शीशगंज गुरुद्वारा। बहुत सारे गुरुद्वारा। सर खाना में क्या मिलता है? भर पेट खाना, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, हलवा, भर पेट, शुद्ध घी में बना हुआ। उतना बढ़िया तुम्हारे घर में नहीं बनता होगा। ऐसे नहीं कि खिचड़ी बांट दिए लो, नहीं, उतना बढ़िया खाना घर में नहीं बनता होगा। चलिए, कड़ा प्रसाद। चलिए, तो समझ में आ गया। तो सांप्रदायिकता का जनक किसे कहते हैं? सांप्रदायिकता का जनक मिंटो द्वितीय को कहते हैं। तो मिंटो देख लिए, सांप्रदायिकता वगैरह। अब इसके बाद जो आप लोग को पढ़ना है, हार्डिंग को पढ़ना है, चेम्सफोर्ड को, रीडिंग को, इरविन को, उसके बाद वेलिंगटन को। लिनिथगोआ तो पता है, ये बहुत खचरा था, इसी का सेनापति वेबेला था। वेबेला के बाद आया विभाजन के लिए माउंटबेटन। तो कल हम आप लोग को वेबेला तक पढ़ा देंगे। कहां तक पढ़ा देंगे? वेबेला तक। तो आप लोग को इरविन तक याद करके आना है। देखिए, कल आप लोग को हार्डिंग पढ़ना है, चेम्सफोर्ड पढ़ना है, रीडिंग पढ़ना है, इरविन पढ़ना है। इरविन तक आप लोग पढ़ के आइएगा, उसके आगे हम पढ़ा देंगे, ठीक है? सैटरडे संडे है आपको 2 दिन, तो आप लोग पूरा माउंटबेटन तक पढ़ के आइएगा। माउंटबेटन तक पढ़ के आएंगे तो उसके आगे हम पढ़ा देंगे, ठीक है? वो आप पढ़ के आइएगा, तो मंडे को हम खत्म कर देंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।